हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी। तो प्रीवियसली वीडियो में हमने देखे थे द हिंदू एनालिसिस और पॉलिटी के बारे में डिस्कस किया था। आज से हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो टॉपिक्स आज कवर करेंगे हम, वो सबसे पहले कवर करेंगे ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी होता क्या है? ह्यूमिडिटी आप जानते भी होंगे। ह्यूमिडिटी हमारा जो भी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है उसको हम ह्यूमिडिटी से जानते हैं, ठीक है। एयर के अंदर जो भी वाटर वेपर प्रेजेंट रहेंगे उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब ये हमारे वाटर वेपर डेवलप क्यों होते हैं? तो आपने प्रोसेस पढ़ा होगा, एक प्रोसेस होता है हमारा इवोपोरेशन, ठीक है। जब भी हमारी सनलाइट रेस ओशन सरफेस पर जाके गिरती हैं तो उससे वार्म वाटर हीट होता है और इवोपोरेट हो जाता है। वो इवोपोरेट वाटर रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमिडिटी क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो हमारी 3 टाइप्स की ह्यूमिडिटी होती हैं। पहली होती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट पर यूनिट मास ऑफ एयर इज कॉल्ड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इसका मतलब ये है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का कि कितने अमाउंट ऑफ में हमारी मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी से कहेंगे। अब एटमॉस्फेयर में क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं, आप जानते हैं। हमारे वाटर वेपर भी प्रेजेंट रहेंगे, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे, स्मोक फॉग सब चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी। तो कितने मिनिमम अमाउंट में हमारा वाटर वेपर प्रेजेंट हो रहा होगा उसको हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट ह्यूमिडिटी का टाइप है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ये हमारा बताता है कि टोटल अमाउंट में हमारा कितने प्रेजेंट हो रहे होंगे वाटर वेपर्स, ठीक है। तो उसको जैसे हम जानते हैं हमारा कोई एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे मान लो 50% ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी है 90% वाटर को स्टोरेज करने की एटमॉस्फेयर की। तो 50% जो हो गया वाटर वेपर, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से। और ये हमारा जो है अफेक्ट नहीं होता चेंज इन टेम्परेचर से। अब आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट कि टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ डिक्रीज़ करता है जब भी हम एल्टीट्यूड पे जा रहे होते हैं। जब भी हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है, लो एल्टीट्यूड पे रहते हैं तो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ कर रहा होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लेन और माउंटेन एरियाज़। माउंटेन एरियाज़ में टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है और प्लेन एरिया में हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, क्योंकि लैंड मास हमारी गर्म हो रही होती है, ठीक है। तो ये हमारा टेम्परेचर के चेंज होने से अफेक्ट नहीं होता एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। और इसमें बताया गया है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है वो हमारा बेसिकली डिक्रीज़ होता है इक्वेटर की तरफ से टुवर्ड्स द पोल। जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हमारी डिक्रीज़ कर रही होती है। ह्यूमिडिटी जो है ये हमको डिटरमाइन करती है अमाउंट ऑफ द रेनफॉल, कितने अमाउंट में हमारी रेनफॉल पड़ रही होगी अर्थ की सरफेस पे, या फिर कितने अमाउंट में हमारी रेनफॉल हुई है उसको ह्यूमिडिटी से हम मेजर कर रहे होते हैं। और वो भी कौन सी टाइप? ह्यूमिडिटी की जो टाइप है वो है हमारी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक थर्ड टाइप की ह्यूमिडिटी है हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो इनकी जो मैक्सिमम स्टोरेज कैपेबिलिटी है वाटर वेपर को स्टोर करने की एटमॉस्फेयर के अंदर विद द हेल्प ऑफ द गैसेस। अब गैसेस हमारी कोई सी भी हो सकती हैं, एयर गैसेस हो सकती हैं, ठीक है। तो उसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कह रहे होते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ एयर एट सर्टेन टेम्परेचर टू इट्स मैक्सिमम मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी एट दैट टेम्परेचर। यानी कि मॉइस्चर को होल्डिंग करने की कैपेसिटी जो है वो हमारी मैक्सिमम होनी चाहिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी से मेजर कर रहे होंगे। यानी कि हमारे 100% ऑफ वाटर वेपर स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए एटमॉस्फेयर के अंदर। वो दूसरी बात है कि उसके अंदर स्टोरेज हमारे 50% हो, 30% हो या 25% हो, ठीक है। लेकिन जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वाटर वेपर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी के अंदर वो हमारी 100% होनी चाहिए। देयर इज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में हमारा इन्वर्स रिलेशन आता है, ठीक है। हाई इन ओशन एंड लो इन कॉन्टिनेंट, ये आप समझ गए होंगे कि जो हमारी ह्यूमिडिटी है वो हमारी ओशन में ज़्यादा होती है और कॉन्टिनेंट के अंदर हमारी लो हो रही होती है, क्योंकि हमारी जो सन रेस हैं वो डायरेक्टली वाटर की सरफेस पे जाके स्ट्राइक होते हैं, जिसके कारण वाटर हमारा हीट अप होता है। वाटर हीट होगा तो वहाँ से हमारा इवोपोरेशन होगा तो वाटर वेपर हमारे जनरेट हो रहे होंगे, ठीक है। तो दैट्स वाई इट इज़ हाई इन द ओशन एंड लो इन द कॉन्टिनेंट।
अब ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कोई भी जैसे वाटर रिजर्वायर है हम कह सकते हैं, या फिर वाटर स्टोरेज है, इस पे जो है 100% हमारी ह्यूमिडिटी है। ये कैसे हुई? सबसे पहले हमारा वाटर हीट हुए, एवोपरेट हुए, स्टोर हुए, ठीक है। फिर वो हमारे हीट होने के बाद इवोपरेट होंगे, इवोपरेट होने के बाद ह्यूमिडिटी डेवलप होगी। ह्यूमिडिटी का हमारा मतलब है प्रेसिपिटेशन से, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन डेवलप होगा और ये हमारे जो हैं वाटर वेपर सैचुरेटेड बन जाएंगे। सैचुरेटेड वाटर वेपर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडेंसेशन को फॉर्म कराने के लिए। जब कंडेंसेशन हो जाएगा इनका, तब हमारी रेनफॉल हो रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे वाटर हीट होंगे, वाटर हीट होने के बाद इवोपोरेशन होगा, इवोपोरेशन होने के बाद सैचुरेशन होगा, सैचुरेशन के बाद कंडेंसेशन होगा और फाइनली हमारी रेनफॉल हो रही होगी, ठीक। अब ये एग्ज़ाम्पल है हमारा ड्राई लो, जिसका भी वाटर वेपर जैसे 30% है, तो यहाँ पे हमको मेजर कर रहा है कि हमारा ड्राई है, और जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, जैसे इसका वाटर वेपर का कंटेंट 80% है, तो ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा वेट है। जो भी हमारा ड्राई होगा तो उसके अंदर रेनफॉल हमारी लो हो रही होगी, आप जानते हैं वहाँ पे हमारा वाटर के वेपर हमारे कम प्रेजेंट है, तो वाटर वेपर कम प्रेजेंट होंगे तो हमारी रेनफॉल भी लो हो रही होगी। और जहाँ पे हमारे वाटर वेपर ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे हमारी हाई रेनफॉल हो रही होगी। जो हमारी लो रेनफॉल है वो हमारी डेजर्ट एरिया में होती है, और जो हमारी हाई रेनफॉल है वो हमारी इक्वेटर रीजन में हो रही होती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि अर्थ की सरफेस हमारी हीट होती हैं, ठीक है। तो वाटर वेपर हमारे जनरेट होते हैं, इवोपोरेशन होता है, सैचुरेशन होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का डेवलप्ड होती है, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी डेवलप होगी तो हमारी कंडेंसेशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी 100% होगी, सैचुरेशन डेवलप होगा और फाइनली हमारा कंडेंसेशन हो रहा होगा। इसी प्रोसेस के दौरान हमारा इवोपोरेशन प्रोसेस भी चलता रहेगा, ठीक है। प्रेसिपिटेशन, एनी फॉर्म ऑफ वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ सरफेस, ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन हमारी जो भी रेनफॉल होती है, तो रेनफॉल वाटर के ड्रॉपलेट्स जो भी अर्थ की सरफेस पे आकर के गिरेंगी तो उससे हमारा एटमॉस्फेयर कूल डाउन होगा, यानी अर्थ की सरफेस कूल होगी। अब ये जो हमारी रेनफॉल है, ये हमारी आप देखते होंगे हमारी रेन ड्रॉपलेट्स में भी हो सकती है, वाटर की ड्रॉपलेट्स भी हो सकती हैं, या फिर हमारी कंटिन्यूस नेचर की रेन भी हो सकती है जो हमारी चलती रहती है 4 to 5 डेज़, और विद इन अ वीक हमारी रेन कंटिन्यूस पहले पड़ती थी, ठीक है। स्नो की फॉर्म में हो सकती है, ओले जो पड़ते हैं, हेल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी फॉर्म में हमारा प्रेसिपिटेशन हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं हम रेनफॉल की। तो रेनफॉल आप समझ गए होंगे, अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस हमारी हीट होगी, या फिर ओशन की सरफेस हमारी हीट होगी तो इवोपोरेशन होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होने से हमारी रेन हो रही होगी, ठीक है। रेनफॉल होगी क्लाउड के फॉर्मेशन होने से, तो हमारा कंडेंसेशन होगा, यानी कि हमारा कूल टेम्परेचर हो रहा होगा। सैचुरेटेड जो है वो हमारी 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड हो गया तो हमारी 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, यानी कि हमारा प्रेसिपिटेशन जो है, वाटर कंटेंट जो है, या फिर हम कह सकते हैं वाटर वेपर जो है वो हमारा 100% हो रहा होगा। अब टाइप्स ऑफ रेनफॉल की बात कर लेते हैं, कितने टाइप्स की रेनफॉल होती हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट कि हमारा रेनफॉल होता क्यों है। तो रेनफॉल कुछ नहीं, ओशन का वाटर हमारा गर्म होता है, इवोपोरेशन होता है, सैचुरेटेड होता है, फाइनली कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन के दौरान हमारी जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी डेवलप होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डेवलप होगी तो हमारे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, और क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा तो हमारी जो है रेनफॉल हो रही होगी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रेनफॉल में हमारा पहला आता है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन के अंदर हमारी जो है वार्म करंट फ्लो करती हैं, ये हमारी वार्म करंट है, 0 डिग्री इक्वेटर पे हमारी अर्थ की सरफेस है, क्लाउड ने रेनफॉल करी तो ये हमारी वार्म करंट का नोटेशन है। इक्वेटर रीजन पे हमारी टिल्टेड होती हैं, ठीक है, ये हमारी स्ट्रेट नहीं जा रही होती। फिर है हमारा ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल हमारी बेसिकली माउंटेन्स रीजन पे हो रही होती है, ठीक है। माउंटेन्स रीजन पे कैसे होती है? तो सबसे पहले हम जानते हैं माउंटेन्स रीजन पे जो हमारी एयर चलेगी वो हमारी किससे आ रही होगी, वो हमारी प्लेन एरिया से आएगी, और प्लेन एरिया के अंदर हमारी जो है वार्म एयर फ्लो करती है। वो क्यों फ्लो करती है? क्योंकि लैंड मास होता है, और लैंड मास जो है वो हमारा जल्दी हीटअप हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दी वाटर बॉडी, ठीक है। या एक तरफ हम वाटर बॉडी लें यानी ओशियन रिवर लें, और एक तरफ हम प्लेन एरिया लें, ठीक है। तो प्लेन एरिया हमारा ज़्यादा टाइम तक हीट रहेगा और जल्दी हीटअप हो जाएगा, ठीक है।
तो उससे हमारी वार्म एयर माउंटेन्स के एक रीजन पे जाएंगी, क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेगी, रेनफॉल होगी। फिर ये जो हमारी रेनफॉल हो जाएगी तो हमारी जो वार्म एयर है वो हमारी कोल्ड एयर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि टेम्परेचर का हमारा डिक्रीज़ होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो रही होगी। जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी हमारी ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो रही होगी, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज़ होने से हमको शो होता है कि वहाँ पे हमारी जो प्रेसिपिटेशन के चांसेस हैं, रेनफॉल होने के जो चांसेस हैं वो हमारे काफ़ी ज़्यादा हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए, वार्म एयर गई यहाँ से, हमारा क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ, क्लाउड्स ने हमारी रेनफॉल करी तो टेम्परेचर कूल हुआ, टेम्परेचर कूल हुआ तो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई हो गई, ठीक है। और ये हमारा रेनफॉल शैडो जोन है। फिर आता है हमारा साइक्लोनिक रेनफॉल। तो साइक्लोनिक रेनफॉल के अंदर हम एयर मास को कंसिडर करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम कोल्ड एयर मास और फिर लेते हैं हम वार्म एयर मास। तो कोल्ड एयर मास हमारा ओशनिक रीजन से आता है, वार्म एयर मास हमारा प्लेन एरिया से आता है। जब ये दोनों आपस में टकराएंगे या फिर हम कह सकते हैं कोलाइड करेंगे तो वहाँ से हमारा फ्रंट डेवलप्ड होगा, ठीक है। और ये जो फ्रंट है, फ्रंट डेवलप होगा, फ्रंट के डेवलप होने से हमारी जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ तो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई हुई, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हुआ, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हुआ तो हमारी रेनफॉल विद द हेल्प ऑफ द क्लाउड हमारी होने लगी, ठीक है। तो ये हमारा साइक्लोनिक रेनफॉल था। इसके अंदर हम कोल्ड एयर मास लेते हैं और वार्म एयर मास लेते हैं, दोनों को स्ट्राइक कराते हैं, दोनों को स्ट्राइक होने से हमारा फ्रंट डेवलप्ड हो रहे होते हैं। फिर बात कर लेते हैं रेनफॉल बेल्ट की। तो रेनफॉल बेल्ट के अंदर आपको ये डायग्राम समझना पड़ेगा। ये हमारा बेसिकली अर्थ का डायग्राम है, जिसके अंदर ये हमारा 0 डिग्री है, 10 डिग्री लेटीट्यूड, ये 10 डिग्री लेटीट्यूड। तो 10 डिग्री लेटीट्यूड से 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक हमारी मैक्सिमम रेनफॉल हो रही होगी, या फिर हम कह सकते हैं जो रीजन है हमारा 0 डिग्री से 10 डिग्री तक का वो हमारा लो प्रेशर रीजन है। फिर है हमारा 10 डिग्री से 20 डिग्री, ये हमारी यहाँ पे हमारी ट्रेड विंड्स हो रही होंगी जनरेट। ट्रेड विंड्स की जो हमारी रेनफॉल होती है वो हमारी 150 से 200 सेंटीमीटर तक के अंदर हमारी रेनफॉल बेल्ट के अंदर जो रीजन में हमारी ट्रेड विंड्स फ्लो कर रही होती हैं। फिर है हमारा 20 डिग्री से 30 डिग्री, यहाँ पे हमारी जो प्रेसिपिटेशन रेनफॉल होगी वो हमारी मिनिमम रेनफॉल होगी। रेनफॉल मिनिमम होगी तो प्रेसिपिटेशन हमारा लो होगा, प्रेसिपिटेशन लो होगा तो वहाँ पे हमारा टेम्परेचर हाई हो रहा होगा, ठीक है। फिर है हमारा 30 डिग्री से 40 डिग्री, ये हमारा यहाँ पे हमारा मेडिटेरियन रेनफॉल बेल्ट का ये रीजन है, यहाँ पे हमारी विंटर्स होती हैं। फिर है हमारा जो 40 डिग्री से 60 डिग्री, तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल रीजन्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हमारी हाई रेनफॉल हो रही होगी। तो 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में हमारी रेनफॉल हाई होगी क्योंकि हम पोल रीजन की तरफ बढ़ रहे हैं। और पोल रीजन में आप जानते हैं पोल रीजन के अंदर हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारा लो होता है। तो टेम्परेचर यदि पोलर रीजन में लो होगा तो प्रेसिपिटेशन वहाँ पे ज़्यादा होगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी हाई हो रही होगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा रेनफॉल बेल्ट का। अब बात कर लेते हैं हम ओशियनोग्राफी की, ठीक है। ओशियनोग्राफी क्या होते हैं? तो ओशियनोग्राफी के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट आता है ओशियनिक रिलीफ का, यानी जो भी हमारे लैंड फॉर्म्स जो हैं, ठीक है, वाटर के अंदर प्रेजेंट होंगे उसको हम ओशियनिक रिलीफ से मेजर कर रहे होंगे। अब ये जो हमारे लैंड फॉर्म्स होते हैं वो हमारे वाटर में नहीं हो करके अर्थ की सरफेस पे भी हो सकते हैं। जैसे आप जानते हैं अर्थ की सरफेस पे हमारा प्लांटेशन भी है, फॉरेस्ट भी है, ठीक है, और हमारे जो हैं क्रिएटर भी हैं। टेक्टोनिक्स प्लेट के क्रिएट होने से हमारे क्रिएटर डेवलप हुए हैं, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन के दौरान से हमारा टेक्टोनिक्स प्लेट्स हमारी सबमर्ज हुई हैं आपस में, तो वहाँ पे हमारा गड्ढे भी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी अर्थ की सरफेस पे हैं। और सिमिलरली हमारी ओशन की डीपर सरफेस में भी ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हो रही होती हैं। जैसे प्लांटेशन भी प्रेजेंट रहेगा, वहाँ पे हमारे गड्ढे भी प्रेजेंट रहेंगे जिनको हम ट्रेंच से डिनोट करते हैं। फिर हमारा एक डीप सी प्लेन आएगा, वो एक ऐसा रीजन होगा जो कि हमारा प्लेन सरफेस होगा। वो हमारा प्लेन सरफेस जो है ओशन की सरफेस में वो हमारा ज़्यादा डीप में नहीं होता, वो हमारा मीडियम लेवल की रेंज में हमारा प्रेजेंट हो रहा होता है, ठीक है। तो ओशियनिक रिलीफ के अंदर हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप हैं, कॉन्टिनेंटल राइज रिज हैं, डीप सी प्लेन है और ट्रेंचेस हैं।
ठीक है। तो डीप सी प्लेन हमारा एक तरह का रीजन है जो कि हमारा प्लेनर रीजन आता है ओशन की सरफेस के अंदर। फिर है हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये हमारे जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है ये जैसे ही हम एंटर करते हैं ओशन के अंदर तो उसके अंदर हमारे इनर पार्ट में प्रेजेंट हो रहे होते हैं। फिर आता है हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप, तो जैसा कि नाम में मेंशन है ये हमारा स्लोप होता है, यानी कि हमारा किसी पर्टिकुलर एंगल पे टिल्ट होता है और इसका जो स्लोप है वो हमारा डाउनवर्ड नेचर का प्रेजेंट हो रहा होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा कॉन्टिनेंटल राइज, देन आती हैं हमारी ट्रेंचेस। तो ट्रेंचेस हमारी सबसे डीपर मोस्ट पार्ट की प्रेजेंट हो रही होती हैं ओशन के अंदर। आप देखेंगे ओशन की सरफेस में हमारी ट्रेंचेस प्रेजेंट हैं तो उनका जो हमारा टेम्परेचर होगा वो हमारा काफ़ी डिक्रीज़ हो रहा होगा। तो ट्रेंचेस के अंदर जो हमारा टेम्परेचर होता है वो हमारा काफ़ी डिक्रीजिंग नेचर का हो रहा होता है, तो वहाँ पे जो है हमारा कोल्ड टेम्परेचर होता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर सरफेसेस, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है ये हमारा सबसे ऊपरी हम कह सकते हैं सबसे जो है आउटर पार्ट होता है। इट इज़ द शैलोस्ट पार्ट ऑफ द ओशन विद एन एवरेज ग्रेटिट्यूड ऑफ 1 डिग्री और लेस। तो 1 डिग्री और लेस से ग्रेडियंट से प्रेजेंट में ये बीच रहता है, ये हमारा शैलोस्ट पार्ट होता है, ठीक है। फिर आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, तो ये हमारा पर्टिकुलर एंगल पे हमारा स्लोप में प्रेजेंट हो रहा होता है, ठीक है। इसका जो एंगल है स्लोप का वो हमारा 5 डिग्री का है, ये सबमर्ज्ड होता है कॉस्ट से, और ये हमारा स्टीप स्लीपिंग जोन है, ठीक है। ये कि पर्टिकुलर एंगल पे हमारा फॉर्म्ड होता है। फिर आते हैं हमारे एब्साइसल प्लेन जिसको हम डीप सी प्लेन भी कहते हैं। तो ये हमारे प्लेनर सरफेस या फिर हम कह सकते हैं ये हमारा प्लेन सरफेस में प्रेजेंट हो रहे होते हैं, यानी कि इनकी जो सरफेस है वो हमारी प्लेन होती है जैसे हम प्लेन रीजन्स में रहते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर आप देखेंगे हमारा स्लोपिंग एरिया कम होता है और प्लेन सरफेस ज़्यादा होता है। इनकी जो डेप्थ है वो हमारी 3000 से 6000 मीटर तक के अंदर ये हमारी प्रेजेंट हो रही होगी। फिर आते हैं हमारे मिड ओशियनिक रिट्स। तो मिड ओशियनिक रिट्स जो हैं वो हमारे बेसिकली हम जानते हैं माउंटेन्स की मदद से फॉर्म्ड होते हैं। अब कैसे फॉर्म्ड होते हैं, जब भी हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो हमारा वहाँ पे गड्ढा डेवलप हो रहा होगा, यानी कि हम कह सकते हैं माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा। माउंटेन्स जब भी दो फॉर्मेशन होंगे, दो माउंटेन्स आपस में जाके मिल रही होंगी, लैंड मास टकराएंगे तो वहाँ पे हमारा क्रिएटर डेवलप होगा। क्रिएटर डेवलप होगा वो उसके रेस्पॉन्सिबल होगा ड्यू टू दी ओरिजिन ऑफ दी वोल्केनो। तो वोल्केनो इरिप्शन हो गया, लावा फॉर्म हो गया, ये हमारे क्रिएटर को डेवलप करते हैं, यानी कि हमारे लैंड मास के टुकड़े को आपस में डिफरेंट एंगल पे अलाइन करने के लिए डेवलप्ड हो रहे होते हैं। वोल्केनिक इरिप्शन क्रिएटर को डेवलप करते हैं दो माउंटेन रीजन के बीच में, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे जैसे कि इसके अंदर इम्पोर्टेंट आता है एटलांटिक ओशियनिक रिज। तो ये हमारे काफ़ी सारे प्लेटू प्रेजेंट हैं एटलांटिक ओशियनिक रिज के अंदर। तो ये आप वर्ल्ड मैपिंग में देख के समझ सकते हो, जैसे कि हमारा टेलीग्राफ प्लेटू हो गया, डॉल्फिन प्लेटू हो गया, चैलेंजर प्लेटू हो गया, रिज प्लेटू हो गया और रियो ग्रैंड हो गया। ये सारे के सारे हमारी ओशियनिक एटलांटिक ओशियनिक रिज के अंदर आते हैं। तो ओशियनिक रिज क्या है? ओशियनिक रिज कुछ नहीं, ओशियनिक रिज सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा, जब भी दो माउंटेन्स आपस में जाकर टकराएंगे तो क्रिएटर डेवलप होगा। क्रिएटर डेवलप होने के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि वहाँ पे हमारा वोल्केनिक इरिप्शन होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर आती हैं हमारी ट्रेंचेस। तो ट्रेंचेस हमारी प्लेट की मदद से फॉर्म्ड होती हैं। ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, ठीक है। तो प्लेट ए हमारी सबमर्ज हो जाएगी जब ये आपस में कोलिजन करेंगी, ठीक है। अब सबमर्ज कौन सी प्लेट होगी ये भी देखने वाला पार्ट है। वो देखने वाला पार्ट ये है कि प्लेट ए सबमर्ज वो हो, प्लेट ए, ये प्लेट बी क्यों नहीं सबमर्ज हुई? तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जिस भी प्लेट के अंदर हमारा जो है बेसिकली हम कह सकते हैं टेम्परेचर लो रहेगा तो वहाँ पे हमारी क्या होंगी, हम कह सकते हैं जिसकी टेम्परेचर लो रहेगा तो वहाँ पे हमारी कोल्ड विंड फॉर्म हो रही होंगी एज़ कम्पेयर टू दी बी प्लेट के अंदर यदि वार्म एयर फील्ड्स हैं प्रेजेंट है, ठीक है। बी प्लेट में हमारी वार्म एयर प्रेजेंट है और ए प्लेट में हमारी कोल्ड एयर प्रेजेंट है। तो कोल्ड एयर की डेंसिटी आप आगे चल करके पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट होता है डेंसिटी का, तो इसकी डेंसिटी लो हो रही होगी एज़ कम्पेयर टू दी बी प्लेट, क्योंकि जो भी हमारी एयर यदि वार्म है तो वो हमारी पर्टिकुलर हाई एल्टीट्यूड पे हमारी फ़्लो होती है, और जो एयर हमारी लो टेम्परेचर की यानी कि कोल्ड एयर है वो हमारी बेसिकली किस पे फ़्लो होती है, वो हमारे लो लैटिट्यूड की अर्थ की सरफेस पे फ़्लो हो रही होती है, ठीक है। तो वार्म एयर हाई एल्टीट्यूड पे और
कोल्ड एयर लो लेटीट्यूड पे, तो इसलिए हमारी जो प्लेट है वो सबमर्ज हो जाएगी नीचे की तरफ। और जब भी ये हमारी नीचे की तरफ सबमर्ज होगी तो ये एक तरह का ट्रेंच डेवलप कर लेगी, ठीक है। तो ट्रेंच कुछ नहीं, जैसे हमारा मिड ओशनिक रिज में हमारा क्रेटर डेवलप हुआ था 2 माउंटेन्स के बीच में, सिमिलरली हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है ट्रेंच का। ट्रेंच हमारे डेवलप होंगे 2 प्लेट्स के आपस में सबमर्ज होने के लिए, ठीक है। 2 प्लेट्स आपस में जब भी हमारी कोलाइड होंगी तो ट्रेंच हमारे डेवलप्ड हो रहे होंगे, ठीक है। तो फिर बात कर लेते हैं हम पैसिफिक। तो अब यहाँ पे हमारे कुछ ओशन गिवन है, जैसे कि पैसिफिक ओशन के अंदर हमारी मेरिनो ट्रेंच है, डीपेस्ट ट्रेंच है, ये हमारी अराउंड 11 किलोमीटर तक के डिस्टेंस के अंदर। तो ओशनिक सरफेस के नीचे तक ये हमारी बेसिकली डीपेस्ट ट्रेंच अब तक की है। जब 2 प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो ट्रेंच डेवलप होगी, और ये हमारी 11 किलोमीटर के डिस्टेंस तक ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर्मेशन कराने के लिए। और ये जो मेरिनो ट्रेंच है ये हमारी पैसिफिक ओशन के अंदर पाई जाती है। इसके कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि कोरल ट्रेंच, एविल ट्रेंच, जापान टेंगो, एटाकामा ट्रेंच, ये हमारे अदर पैसिफिक ओशन की टाइप्स हैं। फिर बात आती है अटलांटिक ओशन की और इंडियन ओशन की। अब यहाँ पे कुछ ट्रेंच गिवन है जो हमारी प्लेट को आपस में कोलाइड होने पर डेवलप हुई हैं, जैसे कि इंडियन ओशन की ट्रेंच है हमारी जावा ट्रेंच और डायमंटाइन ट्रेंच। और अटलांटिक ओशन की जो ट्रेंच है वो है पुएर्टो रिको ट्रेंच, जो कि हमारी नॉर्थ अटलांटिक रीजन के अंदर सिचुएटेड है। फिर आती है रोमांची ट्रेंच जो हमारी इक्वेटर रीजन के अंदर सिचुएटेड है। और साउथ अटलांटिक रीजन के अंदर जो हमारी ट्रेंच डेवलप्ड हुई है वो अटलांटिक ओशन के अंदर, उसका नाम है हमारा सैंडविच ट्रेंच, ठीक है। तो ये था हमारा रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट ट्रेंच का। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो इस वीडियो में समझ गए, सबसे पहले हमने बात की थी ह्यूमिडिटी की। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है, हमारी वाटर वेपर की, या तो हम ह्यूमिडिटी कह लें, प्रेसिपिटेशन कह लें, एक ही बात है, ठीक है। ये हमारे वाटर वेपर को रिप्रेजेंट करने का नोटेशन होता है। ये कैसे डेवलप होती है, इसके क्या फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारा टेम्परेचर अफेक्ट करेगा। टेम्परेचर फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। टेम्परेचर यदि हमारा हाई है तो हम कहेंगे वहाँ पे ह्यूमिडिटी हमारी लो हो रही होगी, और जहाँ पे हमारा टेम्परेचर लो है तो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बारिश रेनफॉल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे जो है हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई हो रही होगी टेम्परेचर लो रीजन के अंदर। और ये मैंने आपको समझाया भी था, जब भी हम इक्वेटर से या फिर लैटिट्यूड से हम पोलर रीजन की तरफ जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर लो होगा। टेम्परेचर लो होगा तो वहाँ पे हमारा रेनफॉल जो है वो हमारा हाई हो रहा होगा, ठीक है। फिर हमने बात की थी रेनफॉल की। रेनफॉल में हमने ओरोग्राफिक रेनफॉल देख लिया जो कि माउंटेन रीजन पे फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है, ये समझ गए हम। और कन्वेंशन रेनफॉल देखा, साइक्लोनिक रेनफॉल देखा। साइक्लोनिक रेनफॉल में हम कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास के कोलिजन से स्टडी करते हैं, जिसमें हमारा डेवलप्ड होता है फ्रंट्स, ठीक है। फ्रंट्स हमारा मेनली जब डेवलप्ड होता है तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है रेनफॉल को कराने के लिए। तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, फ्रंट्स डेवलप होंगे, रेनफॉल होगी, प्रेसिपिटेशन डेवलप होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर लो होगा। तो ये सारे फैक्टर जो हैं हमारे साइक्लोनिक रेनफॉल के अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है। फिर हमने बात करी थी ओशिनोग्राफी की। तो ओशिनोग्राफी के अंदर कुछ रीजन्स आते हैं, जैसे कि हमारा ये डीप सी प्लेन है तो ये प्लेन सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। ट्रेंच जो है हमारा रिप्रेजेंट करता है डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन को। और फिर आते हैं हमारे रिजिस, ये हमारे माउंटेन्स के बीच में जो जगह बच जाती है वेकेंट, उससे डेवलप्ड हो रहे होते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्व्स हमारा शैलो पार्ट होता है, और कॉन्टिनेंटल स्लोप हमारा एक पर्टिकुलर एंगल पे टिल्टेड हो रहा होता है। तो ये सारी स्टडी हम पढ़ते हैं ओशनोग्राफी के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी ओशन की सरफेस के अंदर प्रेजेंट हो रही होती हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे ओशन रिलीव्स क्या हो रहा होता है, ठीक है। और हम आइसलैंड पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।